दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओम AKP केमिस्ट्री पॉइंट। अब तक इस सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिद्धांत होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से क्या होगा, वांडर वाल बल्स इंक्रीज होगा। वांडर वाल फोर्सेस इंक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टोटल मिला के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट, माफ कीजिएगा, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि यदि इस बॉइलिंग पॉइंट के साथ में अगर मोलिकुलर वेट के साथ में सॉरी माफ कीजिएगा मोलिकुलर वेट के साथ में ब्रांचिंग भी बढ़ जाए तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है। मेन बात क्या है कि मोलिकुलर वेट बढ़ने पर तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और ब्रांचिंग बढ़ती है, शाखा बढ़ती है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इसी पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे अपने पास अल्कोहल है, आरओएच है, दूसरा आरओएच, इसके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस कारण ये क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, अदर क्लासेस कंपाउंड की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लाइक हाइड्रोकार्बन्स है, ईथर है, हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स है। ठीक है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास के अंदर इथेनॉल, प्रोपेन वगैरह है अपने पास। कंपेरेबल मोलिकुलर मास को देखिए इनके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका डिफर होता है, इथेनॉल का, प्रोपेन का। अब बॉइलिंग पॉइंट डिफर होता है, लेकिन इथेनॉल में क्या होता है, OH बॉन्ड होता है, और इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिस कारण से दोस्तों इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए अब देखिए, इथेनॉल है अपने पास में, एग्जांपल के तौर पर इथेनॉल में कितना मोलिकुलर वेट आ रहा है अपने पास, मोलिकुलर मास कितना आ रहा है, 46, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351। जबकि इसी का साथी है, इसी का CH3OCH3 जो है, इसी के समान फंक्शनल आइसोमर है। एक में अल्कोहल ग्रुप है और एक में ईथर ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, बाकी इनका मोलिकुलर फार्मूला जो है सेम है, सेम मोलिकुलर फार्मूला है, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। तो इसमें मेथॉक्सी मेथेन जो है उसका मोलिकुलर मास तो वही 46 है, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज हो गया, कितना, 248 केल्विन। ऐसे ही अपन देखे प्रोपेन में तो क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 231 केल्विन। इसका मतलब इथेनॉल में ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, इसलिए होता है इथेनॉल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इथेनॉल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मोलिकुलर वेट बढ़ने के साथ में, मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ में इंक्रीज हो जाता है। और दूसरे जो एटम्स है अपने पास, ईथर वाला है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। प्रोपेन है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जबकि मोलिकुलर मास जो है लगभग इक्वल है। देखो यहाँ पे देखिए, मोलिकुलर मास कितना है, 46, और यहाँ भी कितना है, 46, बट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफर है, 351 केल्विन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसलिए ऐसा होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मैथोक्सी मेथेन की तुलना में इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं सोलिबिलिटी की। तो दोस्तों देखो, सोलिबिलिटी जो होती है ब्रांचिंग बढ़ने पर, जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, उसमें मोलिकुलर अपनी सोलिबिलिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। सोलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर इज ड्यू टू their ability to form hydrogen bond with water molecule as shown. Solubility decrease with increase in size of alkene and alkyl groups. ठीक है, तो लोअर मोलिकुलर मास वाले अल्कोहल क्या होते हैं, मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है पेंट वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन वन ऑल और मेथेनॉल, और पूछा अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन their इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पेंट वन ऑल का। क्यों, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट जो है, मोलिकुलर मास जो सबसे ज्यादा है। ब्यूटेन वन ऑल का उससे कम है। अब देखिए ब्यूटेन वन ऑल और टू ऑल, टू ऑल में क्या है, ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, इसलिए ब्यूटेन वन ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। उससे कम होगा ब्यूटेन टू ऑल का, उससे कम होगा प्रोपेन वन ऑल का, उससे कम होगा एथेनॉल का, और सबसे कम होगा मेथेनॉल का। नेक्स्ट पॉइंट है बी नंबर, पेंटेन वन ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनॉल, इथोक्सी मेथेन वगैरह दिया हुआ है। तो आप जानते हैं पेंटेन वन ऑल का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों, क्यों होगा सर, इसलिए होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साथ में मोलिकुलर वेट भी क्या है, ज्यादा है। फिर किसका होगा सर, पेंटेनल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा है। फिर किसका होगा सर, इथोक्सी इथेन का। इथोक्सी इथेन का क्यों होगा सर, इथोक्सी इथेन का इसलिए होगा कि इथोक्सी इथेन का वेट जो होता है, मोलिकुलर वेट जो होता है, एन ब्यूटेन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पेंट वन ऑल का, पेंटेन वन ऑल का, फिर पेंटेनल का, फिर इथोक्सी इथेन का, और सबसे कम होगा एन ब्यूटेन का। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एल्कोहल्स कैसे होते हैं, वर्सिटाइल कंपाउंड होते हैं। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह देखिए, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल्स में क्या है, लोन पेयर्स है। ये देखिए लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, कार्बन की डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंट कार्बन को जो अपने पास होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनको पूरा कर देते हैं। तो ये लोन पेयर क्या हो गए, इससे डायरेक्ट अटैच्ड हो गए, उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दिया। तो एल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो इसके बाद लोन पेयर है, ये लोन पेयर देने के बाद किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटोनेट अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल्स। देखिए जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन आयन जुड़ता है, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से S2 का मोलिक्यूल जैसे बाहर आता है, तो ये ब्रोमीन आयन वापस एंटर कर जाता है। तो CO is broken when they react as electrophile. Bond between CO is broken when they react as a electrophile. तो ये RCS2OS2 जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये CO बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड, ये क्या होगा, ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोमीन आयन यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल। अपने पास एल्कोहल है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम टर्शी बीटा ऑक्साइड। अच्छा साहब, ये टर्शी बीटा ऑक्साइड क्यों बना रहा है, ये क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि सोडियम के पास में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्लस बात क्या बनता है, सोडियम प्लस आयन बनता है। तो ये एक वैलेंसी से आराम से संतुष्ट हो जाता है, जबकि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, तो ये 3 से संतुष्ट होगा, इसलिए 3 आयन बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ फिनोल दे रखी है, सोडियम प्रेजेंस में क्या बन रहा है, सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हो रही है, सोडियम फिनोक्साइड का बनना हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक बेस है, यहाँ एक एसिड है। ठीक है, तो ये एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है, एसिड तो प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो बेस ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और प्रोटॉन डोनर एसिड था, हाइड्रोजन प्लस आयन किसको देता है, बेस को देता है, तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है।
OR माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। देखिए एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increase electron density on oxygen trending to decrease the polarity of OH bond। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल जो है ज्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी अल्कोहल उससे कम एसिडिक होता है, और टर्शरी बिल्कुल बेकार एसिड होता है। क्या कारण है इसका? देखिए यदि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इस पर कौन सा इफेक्ट आएगा? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितना है? एक बार लग रहा है। यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितनी बार लग रहा है? दो बार लग रहा है। और यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितनी बार लग रहा है? तीन बार लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट ये तीन बार लगने के कारण यहाँ पे एच आयन का निकलना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। एच आयन का निकलना मुश्किल क्यों हो जाएगा? आपको पता है बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा जुड़ते जाएंगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता, माफ कीजिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज डोनेटिंग ग्रुप जुड़ माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता, ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है 3 डिग्री अल्कोहल से। फिनॉल की बात करते हैं। देखिए फिनॉल में क्या होता है, यही सिस्टम फिनॉल में होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते जाएंगे फिनॉल की एसिडिक नेचर उतनी ही बढ़ती जाएगी। मान लीजिए मैं NO2 ग्रुप जोड़ दूं, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप जोड़ूंगा यहाँ से H का निकलना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। रिमूवल ऑफ H इज प्रोटॉन is easier when we add the electron withdrawing group on ortho और para position। ये इस तरह का अनुनाद बताया हुआ है। यहाँ ये लॉन पेयर यहाँ नीचे की ओर जाते हैं, ये बॉन्ड पीछे की तरफ बच सकता है, ठीक है, और ये इस तरह से रेजोनेंस करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, जिसको अनुनाद के रूप में इसमें बताया गया। अब फिनॉक्साइड आयन की बात करें, देखिए फिनॉक्साइड आयन ये अपने पास में ये इजीली नेगेटिव आयन को कहाँ उतार रहा है? नीचे की ओर उतार रहा है, ठीक है, ये इस साइड में उतार रहा है, ये ऊपर की ओर उतार रहा है, फिर ये ऊपर, इस तरह से रेजोनेंस कर रहा है। तो देखी जाए तो यहाँ नेगेटिव आयन जो है इजीली नीचे की ओर जा रहा है, वहां पे OH। तो अगर अपन देखें कि अगर अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनॉक्साइड आयन में और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक नेचर किसका है, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन जो हो रहा है ज्यादा हो रहा है। डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ज्यादा होने से फिनॉक्साइड आयन क्या है? फिनॉक्साइड आयन अच्छा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, अच्छा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस कर रहा है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्कोहल रिएक्शन करता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से जब अल्कोहल रिएक्शन करता है तो वो एस्टर बनाता है, ठीक है। जब भी किसी भी कार्बन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? एस्टर बनाता है। तो इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वो है सैलिसिलिक एसिड की एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनाइड्राइड के साथ सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? एस्प्रीन। आपको पता है एस्प्रीन क्या है? एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक औषधि है। दर्द के निवारण में सबसे ज्यादा जो औषधि काम में ली जाती है वो एस्प्रीन है, चाहे वो किसी का भी दर्द हो, पेट का हो, XYZ किसी प्रकार का दर्द, तो दर्द निवारक औषधियों में आती है एस्प्रिन, ठीक है। बट ये एस्प्रिन जो होती है कभी भूखे पेट नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? स्टोमक की दीवारों पर घाव कर देता है। जो अपना स्टोमक होता है, स्टोमक की दीवारों पर ये क्या कर देता है? घाव कर देता है, और घाव होने से क्या होता है? अल्सर हो जाते हैं। इसलिए अल्सर की संभावना ना हो इसके लिए भूखे पेट कभी भी एस्प्रिन को नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड आयन। ये अपने पास एल्कोहल है, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, RX और H2 बनाता है। अब ल्यूकास टेस्ट की बात की जाए दोस्तों, ल्यूकास टेस्ट जो होता है जिंक Hg कंसेंट्रेट HCl, ठीक है, जिंक, माफ कीजिएगा, रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन, तो एक रिजेंट होता है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में एक रिजेंट होता है ल्यूकास रिजेंट, जो कंसेंट्रेट HCl और ZnCl2 से बनता है। तो देखिए यहाँ होता क्या है, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली। टर्शियरी अल्कोहल जो होता है सॉरी, टर्शियरी अल्कोहल जो होता है इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है इमीडिएटली। 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है प्रोड्यूस करने में थोड़ा समय लेता है। प्राइमरी अल्कोहल डोंट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी शो करता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कम करता है, और 1 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।